5 दिनों के अंदर गेम चेंज हो चुका है। ये बात सही लग रही है कि सरकार अभी लोकपाल नहीं लाएगी, टाइम लगेगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है टीम अन्ना। आप जो लोग कह रहे हैं कि विकल्प देना ही पड़ेगा, इसके लिए मैं सहमत हूँ। टीम अन्ना के पास कोई रास्ता नहीं था, पीछे हट नहीं सकते थे, इसलिए आगे ही बढ़ना था। तो पॉलिटिकल मूवमेंट में रास्ता नजर आ रहा है, इसलिए टीम अन्ना जो है बढ़ रही है उसमें। तो सब कुछ अचानक ही हुआ है। जब जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ने लगी तब अचानक अन्ना हजारे ने अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। 9 दिन के अनशन के बाद सरकार की तरफ से बातचीत के लिए कोई पेशकश नहीं हुई थी। तब जाके 23 हस्तियों ने एक खत भेजकर टीम अन्ना से अनशन खत्म करने की अपील की थी। इस अपील के बाद अन्ना हजारे मंच पे आए। अपनी बात कहने के बाद कहा कि कल शाम 5 बजे के बाद अनशन खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो एक राजनीतिक विकल्प देश के सामने रखने के लिए तैयार है। हालांकि अन्ना ने कहा वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन संकेत साफ है कि अब टीम अन्ना जो है वो नेताजी टीम अन्ना बनने वाली है, यानी कि वो चुनाव में उतरेगी। कई लोग ये मानते हैं कि टीम अन्ना के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अन्ना हजारे का क्या कहना था। कल शाम को 5 बजे हम लोग अनशन छोड़ेंगे और ये लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी। विकल्प देने के लिए हमें जब तक विकेंद्रीकरण की बात नहीं करेंगे तब तक सही विकल्प नहीं होगा। विकेंद्रीकरण, आज जो भ्रष्टाचार बढ़ गया उसके लिए कई कारण है, लेकिन सत्ता केंद्रित हो गई, सत्ता पूरी मंत्रालय में बन गई, इसके कारण करप्शन बढ़ गया। वो सत्ता मंत्रालय से निकलकर जनता के हाथ में देनी पड़ेगी, तब ये विकल्प सही होगा। अन्ना जी ने कहा कि विकल्प देने के लिए आंदोलन तैयार है, लेकिन कह देना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ये कह देना सबकी मंशा भी बहुत अच्छी है, लेकिन विकल्प दिया कैसे जाएगा। तो हम आपको लिए चलते हैं अपने 3 सहयोगी के पास। शरद शर्मा जो कि जंतर मंतर में पिछले 8 दिन से बने हुए हैं, अखिलेश जो कि बीजेपी में है, और कुमार विक्रांत सिंह जो कि कांग्रेस में। सबसे पहले शरद आपके पास आते हैं, क्या ये जो राजनीतिक पार्टी बनेगी कब तक बनेगी, कोई रूपरेखा है या ये सब बहुत अचानक से हुआ, या फिर सोची समझी रणनीति है जिसकी बात हम हिसार के समय से ही कहते आए हैं। बाबा, दोनों चीजें हैं, अचानक भी है और रणनीति भी है। अचानक ये है कि अनशन अचानक से कॉल ऑफ कर दिया गया, जबकि ऐसा लग रहा था कि टीम अन्ना चाहेगी कि किसी तरह से सरकार जो है वो बर्बरता पे उतरे या फिर सख्ती करे और उन्हें अस्पताल ले जाए, जिससे कि उनका जनसमर्थन बढ़ेगा। लेकिन ये बात जरूर थी कि लगातार ऐसे संकेत आ रहे थे कि टीम अन्ना राजनीति में उतर सकती है। शनिवार को ही जब हमारी ग्रुप एडिटर बरखा दत्त के साथ बात हुई थी अन्ना हजारे की, तो उन्होंने कहा था कि हम पॉलिटिकल विकल्प देंगे। अभी परसों ही अरविंद केजरीवाल जब भाषण दे रहे थे, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिकल विकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है या नहीं, इस पर संदेह था। लेकिन आज ये सब कुछ साफ हो गया कि अब पॉलिटिकल पार्टी के लिए अन्ना ने हरी झंडी दे दी है। और ये था कि अभी तक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अन्ना ने हरी झंडी नहीं दी थी। हालांकि पॉलिटिकल विकल्प के लिए जरूर बोल रहे थे, राजनीतिक विकल्प के लिए जरूर बोल रहे थे, लेकिन ये तैयारी थी और इतना तय था कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो यही एक रास्ता रहता है, क्योंकि टीम अन्ना ने मांग ऐसी रखी थी, सरकार मान नहीं सकती थी। और आंदोलन का 9 दिन आज हो गए, कल 10वां दिन है, तो अभी तक बातचीत भी शुरू नहीं हुई थी। और जब बातचीत शुरू नहीं हुई थी तो बातचीत खत्म कैसे होगी। तो इस बार बहुत ऐसा लगा कि टीम अन्ना फंस गई, लेकिन ऐसा भी नहीं, टीम अन्ना ने यहाँ सब कुछ खो दिया और सब कुछ हार गया। इस अनशन से और इस अनशन के बाद जो अरविंद केजरीवाल हैं, अगर आप शनिवार का भाषण सुनेंगे अरविंद केजरीवाल का, तो उसमें अन्ना हजारे से ज़्यादा तालियां अरविंद केजरीवाल के भाषण पर बजी। तो अगर जंतर मंतर पर जो लोग मौजूद होंगे उनको ये ऐसा लगेगा कि अरविंद केजरीवाल ही इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता हैं। जी शरद, अब चलते हैं अखिलेश और विक्रांत के पास। अखिलेश, इस पूरे आंदोलन के दौरान बीजेपी चुप रही और ये भी खबरें हैं कि बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया, आरएसएस ने शायद सपोर्ट नहीं किया, क्या स्थिति क्या है?
बिल्कुल सही बात है कि इस बार ना तो बीजेपी ने सपोर्ट किया है ना आरएसएस ने सपोर्ट किया है। इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से लगातार टीम अन्ना ने एक के बाद एक सभी लोगों को अपशब्द कहे हैं, सभी को गालियां निकाली हैं, सभी को कुछ न कुछ खरी खोटी सुनाई है, जिसमें बीजेपी नेताओं को भी नहीं बख्शा गया। आरएसएस ने जब भी ये कहा कि स्वयंसेवक उसके इस आंदोलन के साथ थे तो उस बात को मानने से अन्ना हजारे ने इनकार कर दिया। उसके बाद गोरखपुर में आरएसएस की एक बैठक हुई, इसमें तय किया गया था कि अब इस आंदोलन से हाथ पीछे खींचना चाहिए। जहां तक अन्ना हजारे का व्यक्तिगत तौर पर प्रश्न है, आरएसएस बीजेपी उनकी साख को ज़्यादा मानती है, लेकिन जो टीम अन्ना के बाकी सदस्य हैं उनको लेकर बीजेपी और आरएसएस के मन में संशय है। और ये संशय आज एक तरह से स्पष्ट भी हो गया है जब ये इस तरह का संकेत मिला है वहाँ से कि राजनीतिक विकल्प बनाने की वो तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो बीजेपी के वोट काटेंगे, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वही बीजेपी का सपोर्टर है, वही मिडिल क्लास एक तरह से अन्ना हजारे का सपोर्टर है। लेकिन बीजेपी का यह मानना है कि इस बार जंतर मंतर पर जो दृश्य दिखे हैं उसमें मिडिल क्लास के लोगों की भागीदारी कम दिखाई दी है। शायद इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी ने अपना समर्थन इस बार नहीं दिया है। और उनका यह भी कहना कि अगर टीम अन्ना चुनाव के मैदान में उतरती है तो वो कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाएगी और जिसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को मिलता दिखेगा, क्योंकि बीजेपी आज कांग्रेस के विकल्प के रूप में खड़ी है। आपने कहा कि बीजेपी चिंतित नहीं है कि अन्ना को कौन वोट देगा। मेरा सवाल ये है, अन्ना को वही लोग वोट देंगे जो एंटी कांग्रेस है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक में तो सेंध लगेगी ही लगेगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल जायज़ सवाल है और यही सवाल हमने बार बार तमाम बीजेपी नेताओं से पूछा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप रामलीला मैदान की भीड़ को और अगर जंतर मंतर की भीड़ को तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक गहरा अंतर पाएंगे कि इसमें जो समर्थक वर्ग है उसकी प्रोफाइल पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब कुछ गाँव के लोग, देहात के जो दिल्ली के आसपास के देहात के लोग हैं वो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही जो दूसरे तबके के लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पिछली बार खुलकर मिडिल क्लास ने साथ दिया था टीम अन्ना का, वैसा समर्थन इस बार देखने को नहीं मिला है। दूसरी बड़ी बात यह है, बीजेपी की ओर से अपनी ओर से ये बात कही जाती है कि जब तक बीजेपी अपनी ओर से किसी चेहरे को आगे नहीं रखेगी तो शायद उसको एक बात मन में ये हो सकती है आशंका कि उसके वोट शायद टीम अन्ना ले ले। लेकिन पार्टी के और दूसरे भी लोगों का ये कहना है कि अगर बीजेपी अपनी ओर से किसी मजबूत नेता को सामने रख के मैदान में उतरती है तो निश्चित तौर पर टीम अन्ना से उनका मुकाबला जब होगा तो लोग टीम अन्ना और बीजेपी के बीच में बीजेपी को ही चुनेंगे, क्योंकि खुद अन्ना हजारे मैदान में नहीं उतर रहे हैं। अखिलेश के हम चलते हैं विक्रांत के पास, मैं फिर वापस लौटूंगा आपके पास। विक्रांत, कांग्रेस मंद मंद मुस्कुरा रही होगी। जी बिल्कुल, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे संदीप दीक्षित हो, चाहे अंबिका सोनी हो, तीनों से हमारी बात हुई। सबने कहा कि हम तो पहले से कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टी इन लोगों को बनानी है, वो सामने आ गया। संदीप दीक्षित ने चुटकी भी ली और कहा कि अन्ना ने कहा था आमरण अनशन है, जब तक लोकपाल नहीं आएगा अनशन पर बैठा रहूंगा। केजरीवाल कह रहे थे कि जब तक मंत्रियों के लिए SIT नहीं बनेगी तब तक हम जो है अनशन पर बैठे रहेंगे। तो ये बातें अभी चल जाती हैं क्योंकि आप अभी अनशनकारी हैं, लेकिन जब आप हमारी जमात में आ जाएंगे, राजनीतिक पार्टी बना लेंगे तो बयान नहीं बदलने देंगे आपको, हम सवाल खड़ा करेंगे। तो कहीं ना कहीं साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो नुकसान नहीं है, हम जहां पर हैं या जितना हमको नुकसान होना था वो हो गया। अब आगे जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। कांग्रेसियों को लगता है कि अभी तो अन्ना हजारे हैं, उसके बाद रामदेव भी होंगे, फिर बीजेपी होगी, तो विपक्ष का वोट कहीं ना कहीं बिखरेगा। आप ठीक कह रहे हैं कि एक कांग्रेसी ने यह भी कहा कि हजारे के साथ हजारों दिख तो रहे हैं, लेकिन ये वोट में कितना तब्दील होंगे। एक उदाहरण दिया बाबा जय गुरुदेव का, कहा कि उनका भी बहुत बड़ा जन समर्थन था, बहुत लोग उनके साथ थे, उन्होंने दूरदर्शी पार्टी बनाई थी और उसके बाद सियासत में वो कहीं नहीं नजर आए। तो कांग्रेसी वाकई मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और सभी ये कह रहे हैं कि अब कल के बाद बात होगी, राजनीतिक पार्टी बनाने दीजिए, फिर बात होगी। शरद, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी अखिलेश ये कह रहे थे कि बीजेपी ने इसलिए समर्थन खुल के नहीं दिया या खुल के नहीं दिखी, चुप्पी साधी उन्होंने कि उनको लगा कि जंतर मंतर पर जो भीड़ है और पिछले साल जो रामलीला में भीड़ थी उसमें फ़र्क है। भीड़ में फर्क नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो रामलीला मैदान था वो एक बहुत बड़ा मैदान था और वो पूरा भर गया था, तो ऐसा लगा कि जैसे पूरा देश ही सड़कों पर उतर आया हो। लेकिन जंतर मंतर जो है वो छोटी जगह पर है और जो छोटी जगह है वहाँ लोग भी कम आएंगे, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है उतना क्राउड नहीं रहा हो। लेकिन अगर जगह के हिसाब से बात करें तो जंतर मंतर पूरा भरा रहा, पहले 3 दिन छोड़ दें तो बाकी दिन पूरा भरा रहा। लेकिन एक बात जो हमें टीम अन्ना सूत्रों की तरफ से बताई गई है वो ये है कि अन्ना हजारे कांग्रेस से नाराज हैं, लेकिन वो बीजेपी को किसी सूरत में जीतने नहीं देना चाहते, तो इसीलिए उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए खुद टीम अन्ना की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया, खुद अन्ना हजारे ने यह ऐलान किया कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। टीम अन्ना ने बिल्कुल नहीं कहा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, लेकिन ये अन्ना हजारे खुद ऐलान किया और अन्ना ने ये ऐलान किया कि हम अनशन खत्म कर रहे हैं। तो ये जो है पूरा इस वक्त जो आंदोलन है। शरद, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप बार बार कह रहे हैं कि अन्ना ने खुद अनाउंस किया, टीम अन्ना ने नहीं किया, तो क्या
अनशन खत्म करने या पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के अभी टीम अन्ना और अन्ना में कोई फर्क है क्या? नहीं, मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी की बात है, आमतौर पर हम ये मानते हैं कि अगर टीम अन्ना कह रही है तो अन्ना कुछ कह रहे होते हैं। लेकिन इस बार जो है हम ये मान चलते हैं कि शायद अन्ना हज़ारे ना चाहते हो कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए, लेकिन इस बार खुद अन्ना हज़ारे ने ही ये ऐलान किया कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अनशन हम खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बार ऐसा हुआ है और ये कहा जाए कि सरकार के कारण ऐसा हुआ है कि टीम अन्ना और अन्ना के बीच में जो मतभेद हुआ करते थे वो पूरे खत्म हो गए। जी, अब सरद आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अखिलेश के पास चलता हूँ। अखिलेश, अब जो दूसरा जो एक अनशन शुरू होने वाला है वो रामदेव का है। रामदेव को लेकर के बीजेपी की क्या रणनीति होगी? क्या आपको लगता नहीं कि ये अनशन एकाएक जिस ढंग से अचानक खत्म हुआ है, रामदेव के पास भी अब ऑप्शन काफ़ी कम है? देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह मनोरंजन की जिस तरह से बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया आज आई, उन्होंने कहा कि वो खुलकर कुछ भी इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उन्हें जो भी बातें कहनी होंगी इस घोषणा के ऊपर वो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके बातचीत करेंगे। लेकिन जहां तक रही बात बीजेपी और बाबा रामदेव के रिश्तों की, आपको ये बताऊं कि जो टीम अन्ना की और बीजेपी के बीच में विवाद की एक बड़ी वजह है वो ये भी है कि नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से बयानबाजी की गई टीम अन्ना की ओर से, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि बाबा रामदेव और नरेंद्र मोदी एक ही मंच पर नजर आए थे अहमदाबाद में कुछ दिन पहले की बात है, और इसीलिए दोनों ही टीम अन्ना और बीजेपी के बीच की दूरियां बढ़ी थी। लेकिन जहां तक बाबा रामदेव का प्रश्न है, मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी जहां तक मुझे मिली है आरएसएस की और बीजेपी के सूत्रों से, मुझे लगता है कि बाबा रामदेव को बीजेपी और आरएसएस का समर्थन रहेगा और ये समर्थन आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि जो बात आज टीम अन्ना कर रही है जिससे कि बीजेपी को खतरा महसूस होता दिख रहा है या कुछ लोगों को लग रहा है कि उससे बीजेपी का वोट घट जाएगा, ठीक वैसा ही कुछ माहौल रामदेव के लेकर भी करीब 1-1.5 साल पहले तक था, जब बाबा रामदेव खुद भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की पूरी तैयारी में थे। पूरी तैयारी उनके हर जिले में, हर संगठन के स्तर पर हो गई थी, लेकिन बीजेपी ने, आरएसएस ने अपनी ओर से काफ़ी कोशिश करके बाबा रामदेव को इस बात के लिए तैयार किया कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च ना करें, और वो इसी शर्त पर बात हुई थी कि बीजेपी उनके आंदोलन को पूरा समर्थन देगी। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.